तो आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 को। सीजन 1 और सीजन 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, तो सीजन 3 की कहानी उसी जगह से शुरू होती है जहां सीजन 2 का अंत हुआ था। सभी खिलाड़ियों से पूछा गया था कि क्या वे इस खेल की दुनिया में रहना चाहते हैं या असली दुनिया में लौटना चाहते हैं। आरिसु और उसागी असली दुनिया में लौटना चाहते थे, जबकि क्यूमा और अगुनी खेल की दुनिया में रहने का फैसला करते हैं। कहानी अब वर्तमान में आती है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि आरिसु असली दुनिया में लौट आया था और वह यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं को बता रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, फिर वह वॉशरूम में गया और सब कुछ बदल गया। एक आदमी पूछता है, जब उल्का और धूमकेतु गिरे थे तब तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था, क्या ये सच है? आरिसु कहता है, हाँ। तभी मात्सुयामा नाम का एक शोधकर्ता आता है और पूछता है, जब तुम बेहोश थे क्या तुमने कोई और सपना देखा था किसी खेल के बारे में? वो आदमी कहता है, ऐसा खेल जहां लोगों की जान दांव पर लगी होती है। आरिसु बहुत सोचता है और फिर कहता है, नहीं, मुझे तो इससे खेल का कोई सपना नहीं आया, पर शायद मुझे किसी यात्रा का सपना आया था, एक ऐसी यात्रा जहां मैं बहुत दूर किसी देश में चला गया था। इसके बाद वे लोग आरिसु को जाने देते हैं और एक आदमी मात्सुयामा से कहता है कि इस लड़के पर इतना दबाव देने की जरूरत नहीं। मगर मात्सुयामा कहता है कि बहुत सारे बचे हुए लोगों ने खेल का जिक्र किया था, बहुत ने तो आतिशबाजी की भी बात की और बाकी बच्चे लोगों ने भी इसका जिक्र किया। मतलब कि सबने एक ऐसा सपना देखा था। मात्सुयामा व्हीलचेयर के सहारे चल रहा होता है। एक आदमी कहता है कि मात्सुयामा मौत के बाद की जिंदगी के बारे में शोध कर रहा है। वो 5 साल पहले हुए एक हादसे के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई थी। वहाँ यूनिवर्सिटी में और भी कई सारे बच्चे लोगों के इंटरव्यू ले जा रहे थे। एक औरत तो फुट फुट कर रो रही थी। मात्सुयामा आरिसु से मिलता है और पूछता है कि उसने अपने इंटरव्यू में यात्रा का जिक्र किया था। अगर आरिसु को उस यात्रा के बारे में कुछ याद आए तो वह उसे संपर्क करे। आरिसु कहता है, जरूर करूंगा। बाहर जाकर आरिसु उसागी से मिलता है। अब वे दोनों पति पत्नी हैं। मात्सुयामा उसागी को देखकर किसी को याद करने लगता है और वह उसागी से कहता है, अगली बार जब तुम मिलोगी तो क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे पाओगी? तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वह उसे अपना कार्ड दे देता है। पता चलता है कि मात्सुयामा सुशिकान यूनिवर्सिटी में साइकोपैथोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहां से निकलने के बाद पता चलता है कि आरिसु काउंसलिंग सेंटर में इंटर्नशिप शुरू करने वाला है और शायद अगले साल ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसे नौकरी भी मिल जाएगी। उसागी ये सुनकर कहती है कि लगता है तुम अच्छे पति बनोगे। आरिसु पीछे देखता है कि मात्सुयामा उन्हें घूर रहा होता है। मात्सुयामा अपने शोध पर काम कर रहा था। उसके पास 10 लोग हैं और उसे पता चलता है कि इन 10 लोगों ने कोमा में एक जैसा सपना देखा। तभी उसे किसी का संदेश आता है जो एक समूह के बारे में बता रहा होता है जो सम्मोहन करते हैं। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहां उल्का और धूमकेतु गिरे थे। जितनी भी इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी उनकी मरम्मत का काम फिर से शुरू हो गया था। मात्सुयामा शिबुया क्रॉसिंग पहुंचता है। बड़ी सी क्रॉसिंग पार करने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और वही उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है। वह लड़की वही थी जो पहले उसे संदेश कर रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम उस समूह के सेमिनार में जाना चाहते हो? मात्सुयामा कहता है, जरूर। क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकती हो? वहां वेट्रेस आती है, दोनों को पानी देती है और कहती है, जब ऑर्डर करना हो तो बता देना। दोनों तुरंत अपने लिए चाय ऑर्डर करते हैं। वह लड़की मात्सुयामा से कहती है, तुम मत जाओ, वहां जाना खतरनाक है। मात्सुयामा पूछता है, तुमने वहां क्या अनुभव किया? वो लड़की कहती है, हमने वहां खेल खेले, पहले मजेदार लगे थे। फिर वो कहती है, एक हफ्ते में तुम्हें निमंत्रण मिल जाएगा और बताए हुए स्थान पर पहुंच जाना। कुछ दिनों बाद जब ऑफिस में मात्सुयामा पुलअप्स कर रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर पर किसी का संदेश आता है। उसी मेल में उस समूह का संदेश होता है जिसने उसे सेमिनार का निमंत्रण दिया था। इसके बाद वो बताए हुए स्थान तक पहुंच जाता है। वह एक इमारत के अंदर निर्देशों का पालन करते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचता है जहां पहले से ही 6 लोग इंतजार कर रहे थे। एक आदमी उन लोगों से कहता है, अब तुम यहाँ आकर कुर्सी पर बैठ जाओ। मात्सुयामा को उठने बैठने की दिक्कत होती है, पर कहा जाता है कि उसे तो कुर्सी पर बैठना ही होगा। एक लड़की
मदद के लिए उठकर आती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि दोबारा कुर्सी से मत उठना। मात्सुयामा किसी तरह कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर खेल शुरू होने का समय आ जाता है। लड़की कहती है कि वह यहाँ पर मौत को करीब से अनुभव करने आई थी। आदमी बताता है कि इस खेल का नाम है ओल्ड मेड। 7 खिलाड़ियों के पास पत्ते रखे हुए थे। वो आदमी निर्देश देता है कि अगर आपके पास पत्तों का जोड़ा है तो उसे फेंकना है, और अगर अंत में जिसके पास जोकर होगा वही खेल का विजेता होगा। जिससे जोकर लिया जाएगा वो बाहर हो जाएगा। जैसे कि एक लड़के से जोकर वाला पत्ता लिया जाता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो मर जाता है। ये देखकर एक लड़की डर कर उठती है, उसे भी झटका लगता है और वह भी मर जाती है। वो आदमी फिर से दोहराता है, मैंने पहले ही कहा था कुर्सी से मत उठना वरना मारे जाओगे। बाकी 5 खिलाड़ी डर के मारे चुप थे। खेल चलता रहता है, एक एक कर सारे खिलाड़ी मारे जाते हैं। आखिर में मात्सुयामा और एक लड़का बचे होते हैं। मात्सुयामा के पास 2 पत्ते होते हैं और वह दूसरा आदमी जोकर कार्ड छोड़कर दूसरा वाला उठा लेता है। उसे भी झटका लगता है और वह मर जाता है। जोकर मात्सुयामा के पास बचता है और वह खेल जीत जाता है। फिर वहां रोशनी टिमटिमाने लगती है और वह क्यूमा को जो एक सीरियल किलर है उसे वहां दिखाई देता है, जो कहता है कि बॉर्डरलैंड में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद हम उसागी को देखते हैं जो अंधेरे जंगल में आगे बढ़ रही होती है और उसे पहाड़ के किनारे अपने पिता दिखाई देते हैं। वो पीछे मुड़कर एक बार देखता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। अचानक उसागी की नींद खुल जाती है, यानी कि ये केवल एक बुरा सपना था। आरित्सु उसे संभालने लगता है। अगली सुबह दोनों बातें कर रहे होते हैं और आरित्सु पूछता है कि हमें अपने लिए अब खुद का घर देखना चाहिए। उसागी कहती है लेकिन इसके लिए तो पैसे लगाने होंगे ना, शायद हमने शादी की अंगूठी में सारा पैसा खर्च कर दिया। फिर वो कहती है कि मुझे इस पेन का रंग बहुत पसंद आया और आरित्सु को एक लिफाफा देती है, जिसके बाद वह अपने काम पर निकल जाती है। इधर समाचार में बताया जाता है कि टोक्यो के कोटोवाड के एक इमारत में 7 लोगों की मृतदेह मिली। कहा जा रहा है कि वे लोग किसी सेमिनार में शामिल होने के लिए आए थे। पुलिस का मानना है कि सभी लोगों ने एक साथ खुद को खत्म कर लिया। आरित्सु काउंसलिंग सेंटर में काम कर रहा होता है और वहां पर एक मरीज आती है जो शिबुया हादसे से जुड़ी होती है। वह मरीज एक लड़की है और वह कोई और नहीं बल्कि अन है। अन आरित्सु को पहचान लेती है पर आरित्सु उसे पहचान नहीं पाता। अन कहती है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ किसी और जगह में। उस दुनिया में लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखा है, तुमने भी वहां मौत को नजदीक से देखा ही होगा। लगता है तुम बस भूल गए हो। उसागी सी साइड पैराडाइज नामक एक रिसोर्ट पहुंचती है और यह वही रिसोर्ट है जो हमने सीजन 1 में देखा था। वहां पर कत्लेआम हुआ था, लेकिन अब वहां का नजारा काफी बदला हुआ लगता है। पर उसागी को कुछ भी याद नहीं आता। अन आरित्सु को याद दिलाने लगती है कि एक और दुनिया भी है, हम दोनों उस दुनिया में थे और हम बचकर निकले थे और फिर असली दुनिया में वापस आ गए। उसागी जब अपने नजरों से इधर उधर देखती है तो उसे खेलों की कुछ झलकियां याद आने लगती है। वो घबरा जाती है और धीरे धीरे सब कुछ उसे याद आने लगता है। अन यहाँ कहती है कि वह उस दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ रही है और उसे एक रास्ता मिला भी। किसी दवा के जरिए इंसान को उस दुनिया में भेजा जा सकता है। तभी वहां डॉक्टर काउंसलिंग के लिए पहुंच जाती है। शाम को जब आरित्सु अपने घर आता है तो उसागी उसे कॉल करती है। वो फोन पर बहुत रो रही होती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना। आरित्सु ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और तुरंत निकल पड़ता है उसागी को ढूंढने के लिए। अगली सुबह वो अधिकारियों के पास जाकर उसागी की गुमशुदा रिपोर्ट देता है। अधिकारी दिखाते हैं कि आखिरी बार उसागी को सी साइड पैराडाइज रिसोर्ट में देखा गया था और वहां एक आदमी भी देखा गया था। आरित्सु पहचान देता है कि वो आदमी तो मात्सुयामा है। अधिकारी पूछता है क्या तुम्हारी पत्नी इस आदमी को जानती है? आरित्सु कहता है हाँ, हम दोनों उसे यूनिवर्सिटी में मिले थे। अधिकारी कहता है शायद दोनों का अफेयर चल रहा है क्योंकि रिसोर्ट में दोनों एक ही समय पर मौजूद थे। इसलिए आरित्सु यूनिवर्सिटी पहुंचता है और वहां भी उसे पता चलता है कि मात्सुयामा से भी लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। एडमिन उसे लेकर मात्सुयामा के ऑफिस में आती है और बताती है कि वो आफ्टर लाइफ जैसी अजीब चीजों पर शोध कर रहा था और वो कभी भी बिना बताए छुट्टी पर तो नहीं जाता। एडमिन कहती है कि मात्सुयामा अलग अलग सेमिनार्स में जा रहा था जो बहुत डरावने होते थे। वो पूछती है कि कहीं इस सब का आपकी पत्नी से कोई लेना देना तो नहीं?
आरिज़ू को वहां पर अखबार का आर्टिकल मिलता है जिसमें उसागी के पिता की मौत की खबर छपी होती है और साथ में उसागी का इंटरव्यू भी। आरिज़ू इंटरव्यू देखने लगता है और उसमें उसागी बताती है कि उसे डरावने सपने आते हैं और हर सपने में वो देखती है कि उसके पिता खुद को खत्म कर देते हैं। मात्सुयामा पूछता है क्या तुम्हारे पिता के साथ कोई झगड़ा था? उसागी कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत हंसमुख इंसान थे। मात्सुयामा कहता है हो सकता है कि तुम अपने पिता को अलविदा नहीं कह पाई, कुछ बची कुची बातें रह गई हो। उसागी कहती है कि कुछ बातें हैं जो वो बताना नहीं चाहती। मात्सुयामा पूछता है कि क्या तुम अपने पति से भी इस बारे में बात नहीं करती? उसागी कहती है नहीं, हम दोनों तो मिले, हमारी जल्दी शादी हो गई, पर मैं अभी भी अपने पिता के साथ उलझी हुई हूँ। आरिज़ू जब घर लौटता है तो एक अंधेरी गली में उसे एक परछाई दिखाई देती है। क्यूमा सामने आकर कहता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए बुलाया है, क्या तुम उस खूबसूरत दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते? तुम जल्दी सब कुछ याद कर पाओगे और उस दुनिया में लौट भी पाओगे। फिर वह एक पत्ता निकालता है और आरिज़ू की जेब में रख देता है। वह बोलता है कि तुम्हारी पत्नी भी उस दुनिया में पहुंच चुकी है। फिर तेज रोशनी के साथ क्यूमा वहां से गायब हो जाता है और आरिज़ू को खेल दुनिया की एक झलक दिखती है। जेब में जोकर वाला कार्ड होता है। तभी उससे अधिकारी का कॉल आता है। बताया जाता है कि उन्हें उसागी मिल गई है, पर वह कोमा में है और वही आदमी जिसने उसागी को किसी तरह ड्रग्स देने के लिए मजबूर किया था वो भी वही है। डॉक्टर आरिज़ू को बताता है कि आपकी पत्नी गर्भवती है, शायद एक ही हफ्ता हुआ है और हो सकता है कि यह उसागी को भी पता ना हो। आरिज़ू अंदर जाता है और उसागी को देखता है। बगल वाले बिस्तर पर मात्सुयामा भी कोमा में पड़ा था। आरिज़ू हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद अधिकारी एक साथ बात करते हैं और वे टोक्यो में हो रही उन घटनाओं पर बात करते हैं जहां लोग खुद को खत्म कर रहे हैं। आरिज़ू ये सब देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी पत्नी अपहृत हुई है, पर आपने कुछ भी नहीं किया। अधिकारी कहते हैं बिना ठोस सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। आरिज़ू उसागी की चीजें चेक करता है जिसमें जोकर वाला कार्ड भी होता है। अधिकारी पूछता है क्या इन चीजों में कुछ अजीब है? आरिज़ू कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है। अधिकारी बताते हैं कि मात्सुयामा के पास भी जोकर वाला कार्ड था। तब आरिज़ू को अन की बातें याद आती है कि इस दुनिया से भी अलग एक और दुनिया है, इसलिए वो तुरंत अन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेरी पत्नी कोमा में है, वो गर्भवती है और उससे कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं किसी आदमी से मिला था जिसने मुझे जोकर वाला कार्ड दिया। तुमने भी मुझे उस दुनिया के बारे में बताया था जहाँ से हम दोनों बाहर निकले थे और वही आदमी मुझे वैसा ही कुछ बता रहा था और शायद हो सकता है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा उसी दुनिया में हो। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पत्नी को जिंदा वापस ला सकूं? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरी मदद करो। अन कहती है जब इंसान की धड़कन रुक जाती है तो फिर उसे चालू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय होता है और उन 2 मिनटों में वही लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमने जो महसूस किया था वो वही दुनिया थी। अगर तुम वहां जाओ और 2 मिनट के अंदर अपनी पत्नी को ला सको तो तुम्हारी पत्नी बच सकती है। आरिज़ू पूछता है सिर्फ 2 मिनट? अन कहती है जब हम वहां पर गए थे तो हमें ऐसा लगा था हमने लंबा समय बिताया, पर असल में हमारी धड़कन केवल 1 मिनट के लिए रुकी थी। इस दुनिया में जो कुछ होगा और उस दुनिया में जो हम महसूस करते हैं दोनों काफी अलग है, इसलिए भले ही तुम्हें वहां 2 मिनट कम लगे पर वहां पहुंचकर तुम्हें भयानक लड़ाई करनी पड़ेगी। आरिज़ू कहता है अगर मैं वहां फंस गया तो अन कहती है तुम मर जाओगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। तभी अस्पताल से कॉल आता है। पता चलता है कि उसागी को दिल का दौरा पड़ा है। इसके बाद आरिज़ू अपना मन को पक्का कर लेता है और वह उसी दुनिया में जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने का सोचता है। अन तुरंत एक दवा निकालती है और उसे कहती है यह वही ड्रग्स है जिससे तुम्हारी दिल की धड़कन रुक जाएगी, फिर तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे। अन आरिज़ू को इंजेक्शन लगाती है। आरिज़ू कुछ नहीं महसूस कर पा रहा था, वो डर रहा था कि कहीं 2 मिनट ऐसे ही निकल ना जाए। तभी वो देखता है कि घड़ी रुक चुकी है और अन वहां से गायब हो चुकी है। जैसे ही आरिज़ू बाहर निकलता है वो देखता है कि पूरी इमारत खाली है। सामने निर्देश लिखे थे दक्षिण पूर्व की ओर 15 किलोमीटर जाओ, वही खेल शुरू होगा। आरिज़ू जैसे ही बाहर निकलता है वहां किसी इंसान के नामो निशान नहीं थे, मतलब कि आखिरकार वो बॉर्डरलैंड पहुंच चुका था। कुछ समय के बाद खेल क्षेत्र तक वह पहुंच जाता है।
जो एक मंदिर जैसा था। दरवाजा खुलते ही अंदर काफी सारे खिलाड़ी खड़े होते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ कई सारे स्टॉल लगे हुए थे। अब वहाँ सब सोच रहे होते हैं कि यहाँ कौन सा खेल होने वाला है और बाकी सारे लोग कहाँ गायब हो गए। एक नशेड़ी आदमी कहता है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गया मेरा। तभी उद्घोषक घोषणा करती है कि खेल शुरू होने वाला है। खेल का नाम है सेक्रेड फॉर्चून। नियम यह है कि किस्मत के 10 पर्चे निकाले जाएंगे और आपको अपनी किस्मत आजमानी होगी। जब खिलाड़ी किस्मत की पर्ची को सुलझा लेंगे तब वो बचेंगे और एक खिलाड़ी सिर्फ एक बार एक पर्चा निकाल सकता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि अगर वो हार गए तो मर जाएंगे क्या। दूसरी लड़की हंसकर कहती है, ऐसा थोड़ी होगा। नशेड़ी आदमी आगे बढ़ता है और सामने रखे डब्बे को हिलाकर एक नंबर निकालता है, 17। वो बॉक्स खोलता है। पर्चे में लिखा होता है, तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। ये देखकर आदित्य कहता है, शायद अगर पर्चे में कुछ अच्छा लिखा हो तो खिलाड़ियों को कुछ नहीं होता, इसलिए अभी तक कुछ हुआ नहीं था। इसके बाद एक लड़की आगे जाती है, उसका नंबर 21 आता है। बॉक्स में उसके लिए एक सकारात्मक संदेश होता है, साथ ही एक गणित का सवाल भी। सब उसकी मदद करते हैं पर आखिर में वो गलत जवाब देती है। वो कहती है उत्तर होगा 18, जबकि सही जवाब था 15। उद्घोषक फिर बताती है कि सही और गलत जवाब में जितना फर्क होगा उतने ही आग के तीर चलाए जाएंगे। मतलब कि 3 तीर गिरने वाले थे। पहला तो उस लड़की के गले में घुसता है, जो सामने खड़े आदमी के शरीर में, और ये देखकर सारे खिलाड़ी भागने लगते हैं। ये देखकर एक खिलाड़ी भागने की कोशिश करता है पर वो भी मर जाता है। डर के मारे सारे खिलाड़ी खेलना जारी रखते हैं। पर्चा निकालने के पर सबको पर्चे पहले सुलझाने होते हैं। एक औरत गलत जवाब देती है और धीरे धीरे आग के तीर निकलने लगते हैं। रास्ते में जो भी आता है उसे तीर लगते हैं, भले ही उसने गलत जवाब ना दिया हो। ऐसे ऐसे सब लोग एक एक कर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही तीर उन पर बरसते हैं तो एक के बजाय कई खिलाड़ी मारे जा रहे थे। जिसने गलत जवाब दिया, अगर वो छुप जाए और तीर उसे ना लगे तो वो बच भी सकता है। आरिफ अपने चारों तरफ देखकर याद करता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। 9वें राउंड की शुरुआत होती है और एक लड़की सामने जाकर गलत जवाब देती है। सवाल था, सही उत्तर था 450, लेकिन वो जवाब देती है 2। मतलब अब उनके ऊपर 448 तीर बरसाए जाते हैं। गलत जवाब देने वाली लड़की तो छिप जाती है, लेकिन कई सारे खिलाड़ी मारे जाते हैं। एक तीर एक लड़की के पैर में घुस जाता है। नशेड़ी आदमी उसके पैर से तीर निकालता है और उसके पैर पर कपड़ा बांध देता है। आरिजू 10वें राउंड के लिए आगे बढ़ता है। एक पर्चे में लिखा होता है, एक सवाल, इस वक्त दुनिया की जनसंख्या क्या है, मतलब आबादी क्या है। एक लड़की कहती है वर्तमान में आबादी 7.9 बिलियन है और आरिजू जवाब देता है 7.9 बिलियन, लेकिन सही जवाब था 8 बिलियन, मतलब कि 100 मिलियन का अंतर हो गया। अब वे लोग सोचने लगते हैं कि क्या उनके ऊपर 100 मिलियन तीर बरसाए जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। तभी दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती है और सब घबराने लगते हैं। अचानक आरिफ जो अपनी पर्ची पर दिशा लिखा हुआ देखता है और उसे लगता है कि शायद यही तरीका है जिससे वे लोग बच सकते हैं। जिनकी पर्ची पर जो दिशा लिखा था उसी दिशा से तीर आते हैं। सभी अपने अपनी पर्चियां दिखाने लगते हैं और उनको समझ आता है कि उन्हें उत्तर पश्चिम में जाकर छुप जाना चाहिए। वे लोग तुरंत उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन वहां लेजर लगे होते हैं। अगर वे उन्हें पार करेंगे तो मर जाएंगे। आरिजू कहता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि मंदिर की सीढ़ियां काफी ऊंची थी, मतलब कि मंदिर के नीचे जरूर कोई जगह होगी। उन्हें नीचे जाने की जगह मिल जाती है। पत्थर हटाने की कोशिश करने पर वे लोग देखते हैं कि सैकड़ों मिलियन तीर उनके ऊपर बरसते हैं। समय रहते कुछ लोग अंदर पहुंच जाते हैं पर कई लोग मारे जाते हैं। आरिजू और साथ के कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं और वहीं पर ये खेल पूरा हो जाता है। वे आगे बढ़ते हैं और बाहर जाने का रास्ता उन्हें मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक और खेल शुरू होने वाला है। एक लड़की सोचती है कि अगर हम ये खेल ना खेले तो क्या होगा। आरिजू कहता है, अगर तुम ये खेल ना खेलो तो भी मर जाओगी। तभी वहां जोकर कार्ड उड़ते हुए नजर आता है और वह कार्ड हर खिलाड़ी के पास था। आरिजू और बाकी खिलाड़ी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि वे सभी लोग पहले भी बॉर्डरलैंड आ चुके थे। बाद में असली दुनिया में हम नशेड़ी आदमी को देखते हैं जो अपने लिए ड्रग्स खरीदता है और उसे वही जोकर कार्ड दिया जाता है जो उसे ये दे रहा था। वो क्यूमा था
फिर हम खेल दुनिया में वापस आते हैं। सभी लोग शॉपिंग मॉल में जमकर शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं थी। सब आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी के कुछ पल साझा कर रहे होते हैं। इन बातों के दरमियान पता चलता है कि क्यूमा ने सभी को जोकर कार्ड दिए थे, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल चल रही थी। वहाँ पर एक और आदमी होता है, काला कोट पहना हुआ, जिसके गले में सोने की चेन होती है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। एक लड़का आरिजू से पूछता है, जब तुम पहले यहाँ आए थे क्या तुम जिंदा यहाँ से निकल पाए थे? आरिजू कहता है हाँ, और वह अपनी अंगूठी देखता है। अगली सुबह सभी लोग अपने खेल के लिए निकलते हैं। नशेड़ी आदमी को यकीन नहीं होता कि आरिजू अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इस दुनिया में आ गया। एक औरत कहती है, तुम प्यार की ताकत क्या समझोगे? तभी काले कपड़े वाला आदमी कहता है, अगर खेल में हम सब मरेंगे, पर वे लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। शाम तक वे सभी लोग अपने खेल तक पहुंच जाते हैं। वह जगह असल में एक शोध संस्थान होती है। अंदर जाकर वे लोग नए 8 खिलाड़ी देखते हैं। खेल का नाम होता है ज़ॉम्बी हंट। इस खेल में हर खिलाड़ी को ताश के 7 पत्ते मिलेंगे। जब खिलाड़ी आमने सामने होंगे तब इन पत्तों का इस्तेमाल होगा, और इस खेल को खेलने के लिए इमारत में कई जगह मेज लगाए गए हैं। आखिर में जिसके पास सबसे ज्यादा अंक वाले पत्ते होंगे वो खेल जीत जाएगा। सभी सोचते हैं कि पर इसमें ज़ॉम्बी कहाँ है? बताया जाता है कि इस खेल में 3 विशेष कार्ड दिए गए हैं। पहला जो ज़ॉम्बी का पत्ता, ये सिर्फ एक ही खिलाड़ी को मिलेगा और ये सबसे बड़ा पत्ता होगा। इसे पाते ही खिलाड़ी को तुरंत जीत मिल जाएगी और हारने वाला खिलाड़ी ज़ॉम्बी से संक्रमित हो जाएगा। ज़ॉम्बी पत्ता हारने वाले को मिलेगा। ज़ॉम्बी पत्ते को रोकने के लिए शॉटगन कार्ड है, जिससे ज़ॉम्बी को मारा जा सकता है। तीसरा कार्ड वैक्सीन का पत्ता है। ये केवल कुछ ही खिलाड़ियों को मिलेगा। इसे खेलते ही सामने वाला ज़ॉम्बी वाला पत्ता रद्द हो जाएगा और वह फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन वैक्सीन को खुद पर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। खेल 20 राउंड्स का होगा। अगर 20 राउंड्स के दौरान किसी के पास नंबर कार्ड खत्म हो गया तो उसका खेल वही खत्म हो जाएगा, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या इंसान। जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होगा वो जीत जाएगा। यहाँ मौजूद खिलाड़ियों की तरह और भी 4 तरह की टीमें थी। खेल शुरू होता है। सभी को सामने वाली मेज से एक एक पत्ता उठाने के लिए कहा जाता है। पहला राउंड शुरू होता है। सारे खिलाड़ी एक दूसरे को छूकर अपनी अपनी टीम बना लेते हैं और मेज पर बैठ जाते हैं। अब खेल शुरू होता है। सभी लोग इसी तरह खेल खेलते रहते हैं और उनका एक ही मकसद होता है, ज़ॉम्बी कार्ड को बढ़ने से रोकना। मगर सवाल ये है कि हर एक टीम में एक ज़ॉम्बी कार्ड तो होगा ही। आरिजू कहता है कि अगर किसी के पास ज़ॉम्बी कार्ड हुआ तो वह किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि अगर वो बताएगा तो कोई भी शॉटगन कार्ड उस पर इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा राउंड शुरू होता है। दूसरी तरफ से नए खिलाड़ी आते हैं और वे आरिजू को छूकर अपना प्रतिद्वंदी बना लेते हैं। आरिजू अपनी टीम के साथ बातें करता है कि उन्हें किस तरह वैक्सीन कार्ड ढूंढना होगा। उनकी टीम में किसी के पास भी वैक्सीन कार्ड नहीं था, मतलब कि वो कार्ड दूसरे खिलाड़ियों के पास तो जरूर होगा। आरिजू नए खिलाड़ियों पर नजर रखता है और वहां उसे उसागी नजर आती है, पर वह बस उसागी जैसे दिखने वाली एक लड़की थी। उसके बाद उसे एक नया प्रतिद्वंदी मिलता है। आरिजू उससे पूछता है, क्या तुम उसागी नाम की लड़की को जानते हो? उसके छोटे बाल है और वह 5 फुट 3 इंच की है। दूसरा लड़का कहता है, यहाँ तो कई औरतें हैं। वह आगे बताता है कि जोकर वाला राउंड एक तरह का टूर्नामेंट जैसा होगा। हो सकता है कि तुम अपनी लड़की को वही ढूंढ लो, पर शायद खेल जीतने के लिए तुम्हें उसे मारना पड़े। आरिजू ये बात अपनी टीम को बताता है और कहता है, टूर्नामेंट खत्म होते होते कुछ ही खिलाड़ी बचेंगे और फिर इस खेल को जीतने और बचने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ेगा। एक लड़की ये सुनकर घबरा जाती है। अगला राउंड शुरू होता है और एक लड़की आरिजू को छूकर अपना प्रतिद्वंदी बना लेती है। आरिजू से कहता है कि क्या तुम ज़ॉम्बी कार्ड से संक्रमित हो, क्योंकि तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो। तुम शुरुआत से इसी लड़की के साथ खेल रही थी, पर आखिर में तुमने मुझे चुना। तुमने जरूर उसे संक्रमित किया होगा और तुम मुझे संक्रमित करने के लिए आ गई हो, क्योंकि तुम जानती हो कि जिंदा रहने के लिए सबको ज़ॉम्बी बनाना जरूरी है। आरिजू कहता है कि ज़ॉम्बी बनना खतरनाक है, तुम्हें गोली मार दी जाएगी, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। पत्ते दिखाने का समय आता है तो शुक्र है कि उस लड़की ने आरिजू को ज़ॉम्बी में नहीं बदला। आरिजू 2 लड़कियों
को अपने टीम के पास ले जाता है जो पहले से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब उन्हें वैक्सीन कार्ड ढूंढना होगा, लेकिन काले कोट वाला आदमी कहता है कि इन्हें शूट कर दो, यही सही होगा। एक लड़की आगे आकर कहती है कि एक दूसरे को मारने के बिना भी ज़ॉम्बी बनने से रोका जा सकता है। नशेड़ी आदमी कहता है उसकी बात मत करो, वह हमारी टीम की नहीं है। हर बालों वाली लड़की बोलती है कि हम सब मिलकर एक टीम बनाएंगे और अगर कोई ज़ॉम्बी बन गया तो उसे वैक्सीन कार्ड से ठीक कर देंगे। ठीक होने के बाद हम उसे पूछेंगे कि उसे ज़ॉम्बी के पत्ते किससे मिले थे, फिर हम उसे गोली मारने की धमकी देंगे ताकि वो हमारी टीम में ना आए और हम ज़ॉम्बी से सुरक्षित रहे। किसी को फिलहाल उस लड़की की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूछा जा रहा था कि आखिर इन पर भरोसा क्यों करे। तो लड़की कहती है अगर हम उन्हें ये बता दें कि ज़ॉम्बी को ठीक करने के लिए हमारे पास वैक्सीन कार्ड है तो वे हम पर भरोसा करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह हमारे खिलाड़ी बचे रहेंगे और हम खेल जीत सकते हैं। उस लड़की का नाम री था। उसके पास सचमुच ज़ॉम्बी और वैक्सीन दोनों कार्ड थे। अब आरिज़ू यही आइडिया बाकी टीमों को भी देने लगता है और बहुत से लोग उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी गलती से ज़ॉम्बी बनकर गोली नहीं खाना चाहता है। जिनके पास नंबर कार्ड है वे खेल खेलते रहते हैं और जानबूझकर हारते रहते हैं ताकि वे लोग आपस में ही खेलते रहे। जो लोग ज़ॉम्बी कार्ड वाले होते हैं उन्हें ज़ॉम्बी के साथ ही खेलना होगा ताकि ज़ॉम्बी की तादाद ना बढ़े और वैक्सीन वाले कार्ड की संख्या भी बढ़े। आरिज़ू चुपचाप कुछ लोगों की बात सुन रहा था। एक लड़का कहता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी बन गया तो उसे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता, उसे मारना बहुत जरूरी है। तभी एक आदमी आता है जो पहले ज़ॉम्बी बन चुका था। कुछ खिलाड़ी जो ज़ॉम्बी बन चुके थे उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया था। एक लड़का उससे पूछता है तुम्हें याद है तुम्हें ज़ॉम्बी किसने बनाया? वो आदमी कहता है हाँ। इसके बाद काले कोट वाला आदमी उस खिलाड़ी से खेलता है जिसके पास ज़ॉम्बी कार्ड है और वो अपना शॉटगन कार्ड निकालता है जिससे संक्रमित ज़ॉम्बी मर जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके चेहरे पर खून लगा होता है और सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि इतना क्या देख रहे हो तुम लोग, ये बस खेल था। इसके बाद वे लोग मिलकर हिंसा वाला रास्ता अपनाते हैं। ज़ॉम्बी खिलाड़ियों को ढूंढकर वे लोग उससे वादा करते हैं कि मुझे उस खिलाड़ी के बारे में बताओ जिसने तुम्हें ज़ॉम्बी कार्ड से संक्रमित किया, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। आरिज़ू डरा हुआ है क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था, लेकिन री कहती है कि उसकी योजना काम करेगी, तुम बस इंतजार करो। आरिज़ू कहता है कि अगर हम नहीं रुके तो ज़ॉम्बी समूह कभी नहीं रुकेगा। री हंसते हुए कहती है खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। आरिज़ू के टीम का चश्मा वाला खिलाड़ी ज़ॉम्बी बन गया था और वह बहुत डरा हुआ था। सब लोग समझाते हैं कि योजना बनाते हैं कि जिससे उसे ज़ॉम्बी बनाया है उसे भी गोली मार दी जाए। एक छोटे लड़के को ये काम सौंपा जाता है। तभी आरिज़ू सामने आकर उस छोटे लड़के का बचाव करता है। तभी दूसरा लड़का कहता है शायद तुम पहले भी इस खेल में आ चुके हो, तो बताओ क्या तुमने कभी पहले किसी को नहीं मारा? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दूसरों को तो मारना पड़ेगा। तो आरिज़ू के पेट पर मुक्का मारता है और कहता है अगर उस लड़के ने ज़ॉम्बी को नहीं मारा तो ये चश्मा लड़का मारा जाएगा। मजबूरी में वो लड़का शॉटगन निकाल देता है और ज़ॉम्बी खिलाड़ी मर जाता है। लड़का सदमे में आ जाता है और खून देखकर उसे पुरानी यादें आती है। अभी 4 राउंड और बाकी थे और सामने उसका नया प्रतिद्वंदी दिखाई देता है। वो लड़का वापस आ जाता है और उसका दूसरा लड़का उसकी तारीफ करता है कि उसने जो किया सही किया। अब सबको समझ आता है कि नोबू ज़ॉम्बी बन चुका है। कई खिलाड़ी अपनी अपनी हालत छुपाने लगते हैं कि वे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। नशेड़ी आदमी की भी हालत खराब हो रही थी, पर वो कहता है डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। एक औरत कहती है शायद बस ड्रग्स नहीं मिले हैं इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। फिर सब री पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। कहते हैं कि शायद वो यहाँ पर सब पर नज़र रखने के लिए आई थी, शायद वो भी ज़ॉम्बी है। कुछ का मानना है कि यह री की योजना थी ताकि हम सब ज़ॉम्बी बन जाए। तभी वे लोग नई योजना बनाते हैं कि अब जो भी ज़ॉम्बी संक्रमित होगा उसे वे मार डालेंगे। चश्मा वाला खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उसे री देखती है और वह लड़का उसे देखता है। क्या तुम मुझे वैक्सीन से ठीक कर सकती हो? तभी बाकी लड़के आकर उसे पीटने लगते हैं। उद्घोषक बताती है कि अभी भी और 3 राउंड बाकी है, सब अपने अपने प्रतिद्वंदी ढूंढ ले। एक शैतान लड़का री को छूकर अपना प्रतिद्वंदी बना लेता है। आरिज़ू नोबू के साथ खेल खेलता है और नोबू ज़ॉम्बी
कार्ड निकालने वाला था, पर आरिज़ू उसे रोक देता है। आरिज़ू कहता है कि मुझे पता है कि तुम ज़ॉम्बी हो, पर डरो मत और वैसा ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। री उस लड़के से कहती है कि ज़ॉम्बी की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब ज़ॉम्बी बनना ज़्यादा फायदेमंद लग रहा है। पहले सिर्फ 4 ज़ॉम्बी थे और अब 3 राउंड बाकी है। ज़ॉम्बी बनकर ही हम जिंदा रह सकते हैं। री उसे कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आखिर तक जिंदा रह पाओगे? बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मान लो, ज़ॉम्बी बन जाओ मेरी तरह और जिंदा रहो। चश्मा वाला खिलाड़ी के साथ जो लड़का था वो अपना शॉटगन कार्ड निकालता है और चश्मा वाला खिलाड़ी मारा जाता है। वही री के साथ जो लड़का था वो भी शॉटगन कार्ड निकालता है, पर आरिज़ू अपने लड़के को संभाल लेता है। री के साथ खेलने के बाद वो लड़का वापस आता है और सबको बताता है कि उस लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया। जिसके बाद आरिज़ू री को ढूंढने के लिए आता है और उसे मेज पर पड़ा हुआ देखता है। उसे लगता है उस लड़के ने उसे गोली मार दी होगी, पर वो जिंदा थी, यानी कि वो ज़ॉम्बी नहीं थी। आरिज़ू और री एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन अचानक आरिज़ू री को संक्रमित कर देता है, यानी कि आरिज़ू इतने समय से ज़ॉम्बी था। री ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था। अब री खुद ज़ॉम्बी बन चुकी थी। री कहती है इतने समय से मुझे लग रहा था कि इंसान की हैवानियत जीत जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने के बाद मुझे शायद यकीन हो गया है कि हम ज़ॉम्बी भी जीत सकते हैं। इसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है। री आरिज़ू से पूछती है तुम कितने समय से ज़ॉम्बी बने हुए थे? आरिज़ू कहता है खेल की शुरुआत से। फिर वो चला जाता है और री तो अब आरिज़ू की दीवानी हो चुकी थी। आरिज़ू अपने टीम से मिलता है और पता चलता है कि सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और वे लोग छुपे हुए थे। आरिज़ू नशेड़ी आदमी को भी अगले राउंड में ज़ॉम्बी बना देता है, जिससे वह डर कर चिल्लाने लगता है, लेकिन आरिज़ू उसे शांत करता है और कहता है मुझ पर भरोसा रखो। नोबू काला कोट वाला आदमी को भी ज़ॉम्बी बना देता है और नोबू से कहता है कि ज्यादा डरो मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और आखिरी राउंड खत्म होता है। ज़ॉम्बी की संख्या 32 और इंसानों की संख्या 13 थी, यानी कि ज़ॉम्बी इस खेल को जीत जाते हैं। आरिज़ू और उसकी टीम जो ज़ॉम्बी बने हुए थे वे जिंदा रहते हैं और बाकी जो इंसान बने हुए थे वे मारे जाते हैं। जिंदा बचे लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती है। आरिज़ू अपने टीम के साथ निकलता है और वह री को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वे अगले निर्देश के पास पहुंचते हैं। अगला खेल यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। रात में सभी लोग थोड़ी देर आराम करते हैं और नोबू ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि खेल में जितने लोग मारे गए थे वो तो खेल का हिस्सा थे। कुछ औरतें आरिज़ू को देखती है जो अभी तक सोया भी नहीं था। एक औरत कहती है शायद वह अपनी पत्नी को याद कर रहा है, और दूसरी औरत कहती है कभी कभी उसे देखकर मुझे जलन होती है, क्योंकि मेरा पति तो मुझे मारता पीटता है। आरिज़ू आसमान में तारों को देख रहा था और उसी दुनिया में कहीं उसागी भी आसमान में तारों को देख रही थी। फ्लैशबैक में दिखता है जब वो आखिरी बार आरिज़ू को कॉल कर रही थी तो वो एक इमारत की छत पर थी और वहीं से वो अपने पिता को देखती है जो किनारे पर खड़े थे। अपने पिता को बचाने के लिए वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ती है। उसागी से मिलने के लिए मात्सुयामा आता है और इसके बाद हम एक और खेल देखते हैं जहां खतरनाक लेजर खिलाड़ियों को काट रहे होते हैं। खिलाड़ी खुद को जिंदा बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। उसागी कई खिलाड़ियों की मदद करती है। मात्सुयामा अपने व्हीलचेयर से गिर जाता है। उसागी उसे उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाती है और उसकी मदद करती है। आखिर में वहां से 4 लोग जिंदा निकलते हैं, उसागी, मात्सुयामा और 2 लड़कियां। रास्ते में चलते हुए वे लोग आपस में बातें करते हैं और एक लड़की कहती है कि वह उसागी को जानती है और उसके पिता को भी। वो कहती है तुम्हारे पिता की फोटो मैंने पत्रिका में देखी थी। फिर वह दोनों औरतें अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और उसागी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे पिता के बारे में क्या बोलते हैं, और शायद तुम ना होते तो मैं यहाँ आने के बाद मैं कभी नहीं सोचती। मात्सुयामा कहता है मैं भी यहाँ काफी समय से आना चाहता था, बस यहाँ की चीजों का अनुभव लेने के लिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मात्सुयामा सेमिनार में होने वाले खेल को जीत लेता है। तभी उसके सामने क्यूमा नजर आता है जो कहता है मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढने में बिताई है। तुम्हारे जैसे नागरिक और तुम्हारे जो गुण हैं वो हमारी दुनिया के लिए बेस्ट है, बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। एक लड़की है जिसे तुम्हें इस दुनिया में लाना होगा, बदले में तुम खेल वाली दुनिया में रह सकते हो। मुझे पता है कि तुम मौत की दुनिया
देखना चाहते हो जो जीवन और मृत्यु के बीच में है, तो क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मात्सुयामा पूछता है, अगर मैं उस लड़की को ले आऊं तो मुझे जो चाहिए क्या वो मुझे मिलेगा? क्यूमा कहता है, बिल्कुल, बस उस लड़की को ढूंढो। उसके दिल में उसके पिता बसते हैं, तुम उसे बुलाओ तो वह जरूर आएगी और उसे ये दवाई देना। यहाँ बॉर्डरलैंड में क्यूमा याबा से बात करता है और कहता है कि आरित्सु यहाँ पहुंच चुका है। क्यूमा को यह भी पता है कि मात्सुयामा के अंदर उसागी के लिए भावनाएं बढ़ रही है। मात्सुयामा और उसागी अगले खेल के लिए सबवे पहुंचती है। वो घोषणा की जाती है कि खेल शुरू होने वाला है। एक ट्रेन आती है और सभी लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। खेल ट्रेन के अंदर ही होने वाला था, वही स्क्रीन पर निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही है। बताया जाता है कि अगर आप जिस डब्बे में हैं, जो कि आखिरी है, वहां से इंजन तक पहुंच जाए और ट्रेन को रोक ले तो आप बच पाएंगे। जब खिलाड़ी अगले डिब्बे में जाए तो दरवाजा बंद होने के 30 सेकेंड बाद वहां ऑक्सीजन रिलीज होगी या फिर जहरीली गैस। ये जहरीली गैस उस डब्बे को छोड़कर बाकी 8 डिब्बों में 4 में रिलीज होगी। उन्हें चुनना होगा कि वे मास्क लगाएंगे या नहीं। उन्हें 5 डब्बे भी मिलेगा जिसमें जहरीली गैस को बेअसर करने का केमिकल है। खिलाड़ी जिस डब्बे में जाएंगे वहां से वे वापस नहीं आ सकते। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को गैस मास्क और हाथ पर डिब्बा लगाने के लिए कहा जाता है और फिर खेल शुरू होता है। उन्हें अगले डिब्बे में जाने को कहा जाता है जहां एक पिंजरे में एक चिड़िया कैद होती है। मात्सुयामा गैस मास्क पहन लेता है और उसे देखकर सभी लोग मास्क लगा लेते हैं। तभी डिब्बे में गैस छोड़ी जाती है। जैसे ही सभी लोग डरने लगते हैं, वे देखते हैं कि चिड़िया जिंदा है, मतलब ये गैस जहरीली नहीं थी, यानी कि उन्होंने अपना एक डिब्बा बर्बाद कर दिया। अगले डिब्बे में जाने के बाद गैस रिलीज होती है, लेकिन देखते हैं कि चिड़िया मर चुकी थी। लोग खुश हो जाते हैं कि समय पर उन्होंने मास्क लगा लिया था और उनकी जान बच गई। अगले डिब्बे में लोग फैसला करते हैं कि वे मास्क नहीं पहनेंगे। गैस रिलीज होती है, लेकिन ये गैस जहरीली नहीं थी और वे बच जाते हैं। दरवाजा खुलता है ताकि गैस बाहर निकल सके। तभी उन्हें सामने एक और ट्रेन नजर आती है और वहां पर वही खेल चल रहा था जहां पहले लोग जहरीली गैस के कारण मर रहे थे। अगले डिब्बे में जाने के बाद मात्सुयामा सोचने लगता है कि गैस रखने के लिए कहीं तो कोई कंटेनर होना चाहिए। ये लड़का जो ट्रेन का काफी जानकार था, वो कहता है कि इस डिब्बे के ऊपर शायद पेंटोग्राफ नहीं है। पेंटोग्राफ वो चीज है जो ट्रेन के ऊपर लगी होती है और ट्रेन को बिजली देती है। पेंटोग्राफ नहीं होगी, मतलब कि डिब्बे के ऊपर इतनी जगह है कि वहां गैस वाला कंटेनर लगाया जा सके। इस कंटेनर के ऊपर पेंटोग्राफ नहीं था, मतलब हो सकता है कि जहरीली गैस वाला कंटेनर ऊपर लगाया गया हो। इसलिए वे लोग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क नहीं पहनते। डिब्बा वाला गैस बचाने के चक्कर में फिर गैस रिलीज होती है, चिड़िया मर जाती है और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनका भी दम घुटने लगता है और वे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब सभी अगले डिब्बे में पहुंचते हैं। अभी 4 डिब्बे बाकी है और सभी के पास 2-2 डिब्बे बचे हुए हैं। फिर वह लड़का कहता है कि इस डब्बे के ऊपर तो पेंटोग्राफ लगा हुआ है, मतलब गैस टैंक के लिए जगह नहीं होगी। गैस रिलीज होती है, चिड़िया जिंदा रहती है, मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन थी, जहरीली गैस नहीं। अगले डिब्बे में जाने के बाद वो लड़का घबरा कर कहता है, इस ट्रेन में तो दूसरा मॉडल समझ लिया था। सब लोग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इतने समय तक वे लोग अपनी किस्मत से बचते आ रहे थे। उसागी को देखकर सभी लोग अपना मास्क पहन लेते हैं, लेकिन ये गैस जहरीली नहीं होती, मतलब कि उनका एक और डिब्बा बर्बाद हो गया। अब ट्रेन के आगे बस 2 डिब्बे बचे थे और उनके पास सिर्फ एक गैस का डिब्बा रह गया था। अब लोग डरे हुए हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि अब हम तो मर जाएंगे। एक लड़की जोर से उसागी पर भड़क जाती है कि पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया। फिर वही लड़का जिसे ट्रेन का काफी ज्ञान होता है, वो कहने लगता है, हमने अभी भी जिम्बोचो स्टेशन पार किया है और अब वह जगह ट्रेन आने वाली है जहां 2 ट्रेनें मिलती है। मतलब अगर पहली वाली ट्रेन उसी स्पीड में चल रही है तो हम दोनों ट्रेनें फिर से साथ में होंगी। उसागी सोचती है, क्या बचने का कोई तरीका है? उस ट्रेन में तो सारे खिलाड़ी मर चुके होंगे, दरवाजा खुला होगा, गैस भी निकल चुकी होगी, तो चलो ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करके मरते हैं। मात्सुयामा इस पागलपन भरी योजना
में शामिल होने का सोच लेता है। भले ही वो चल नहीं सकता था, पर जिंदा रहने के लिए लड़ने को तैयार है। बाकी सभी इस योजना में शामिल होने को राजी हो जाते हैं और जैसा सोचा था पहले वाली ट्रेन सामने आ जाती है और धीरे धीरे कुछ लोग अपनी ट्रेन से दूसरी वाली ट्रेन में कूद जाते हैं, लेकिन 2 लोग खंबे से टकराकर मर जाते हैं। मात्सुयामा भी जोर लगाकर कूदता है और लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। मात्सुयामा उसागी को गले लगाता है और तभी सामने एक और ट्रेन आ जाती है। वहां पर भी वही खेल चल रहा था और उसागी वहां आरिसु को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ट्रेन अलग अलग सुरंग में चली जाती है और फिर दोनों बिछड़ जाते हैं। आरिसु वाली ट्रेन स्टॉप लाइन तक पहुंचने वाली थी और उन्हें अब ट्रेन को रोकनी थी। आरिसु गलती से एक्सेलरेटर दबा देता है, जिससे कि उनकी ट्रेन और तेज हो जाती है और ट्रेन क्रैश हो जाती है। उसागी, मात्सुयामा और बाकी टीम लोगों को देखते हैं जो कि खेल से बच निकलते हैं। वे भी एक अस्पताल में आते हैं और उन सबको मात्सुयामा के लिए व्हीलचेयर और बैसाखी मिल जाती है। सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। आरिसु क्रैश में बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और सब उसकी मदद करने का सोच रहे हैं और एक औरत नशेड़ी आदमी टेत्सु से कहती है, इसकी मदद करो। दूसरी लड़की कहती है, पहले तुमने मेरे जख्म ठीक किए थे, आरिसु की भी मदद करो। वो आदमी घबराते हुए आरिसु को गहरे जख्म पर टाके लगाने लगता है। उसागी ठीक से सो नहीं पा रही थी और जब उसकी आंखें खुली तो मात्सुयामा उसे ही घूर रहा होता है। उसे भी नींद नहीं आ रही और वो कहने लगता है कि मुझे भी एक ही सपना बार बार आता है। मुझे मौत में बड़ी दिलचस्पी आती है। शायद इसीलिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब मात्सुयामा चल सकता था और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। तभी एक लड़की यानो आकर कहती है कि मैंने आपकी शोध पढ़ी है जो काफी रोमांचक है। खासकर उस हिस्से की बात वह करती है जहां मौत के अनुभवों के बारे में लिखा गया था। मात्सुयामा मुस्कुराता है, कहता है कि शायद तुम पहली यूनिवर्सिटी में हो जिसने मेरी शोध में दिलचस्पी दिखाई है। इसके बाद वे दोनों इसी तरह शोध के बहाने एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। वो लड़की ये भी कहती है कि मैं भी मौत का अनुभव करना चाहती हूँ। दोनों मिलकर एक दवाई बनाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं था। यानो मात्सुयामा को बहुत मनाती है कि उसे प्रयोग ये करना है और कुछ दिनों बाद मात्सुयामा आखिरकार यानो के शरीर में दवाई इंजेक्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी यानो मर जाती है। मात्सुयामा घबरा जाता है और इसके बाद समाचार में दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक प्रयोग के चक्कर में अपनी छात्रा को मार दिया। समाचार में ये भी दिखाया जाता है कि मात्सुयामा का एक कार दुर्घटना हुई थी और उनकी हालत ऐसी हो गई। अब उन पर कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक है। उसे हादसे के बाद मात्सुयामा चल नहीं सकता था। ठीक होने के बाद वो यूनिवर्सिटी में दोबारा पढ़ाने लगा और मौत के बाद क्या होता है, मतलब आफ्टर लाइफ के बारे में शोध करने लगा। उसागी ये सच सुनकर कहती है कि तुम वापस जा सकते हो क्योंकि यहाँ रहोगे तो फंस जाओगे, हमें लौट जाना चाहिए। दूसरी तरफ आरिसु को होश आता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और उसका पहला सवाल यही होता है कि अगला खेल कब शुरू होने वाला है। एक लड़की कहती है आज शाम को, लेकिन आरिसु की हालत अभी भी बहुत खराब थी। वो बाकियों से कहता है तुम लोग जाकर खेल खेलो, लेकिन अब कोई भी आरिसु को अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि पिछले खेल में सभी को उसने बचाया था। इसलिए वे लोग एक मजबूत टीम है और एक टीम कभी अलग नहीं होती। इसके बाद अगले खेल का क्षेत्र दिखाया जाता है जहाँ सेमीफाइनल खेला जाना था। जो इस खेल को जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। पहला खेल का नाम है टोक्यो बिंगो टावर। खेल शुरू होता है। उसागी और मात्सुयामा खेल में हिस्सा लेते हैं। खेल का नियम है कि उन्हें टोक्यो टावर पर चढ़कर बिंगो खेलना है। उन्हें टावर चढ़ना है, जगह जगह पर बजर्स को दबाना है और अपने बिंगो कार्ड पर सीधी तिरछी टेढ़ी लाइनें बनाकर खेल को पूरा करना है। आरिसु और उसकी टीम दूसरे खेल में पहुंचती है। उस खेल का नियम ये होता है कि टीम के डब्बों को वापस लाकर उसे पैर से दबाना है और खेल को खत्म करना है। खेल शुरू होते ही काले कोट वाला आदमी काजुआ टीम के डब्बे को किक मारता है जिससे कि वो डब्बा ऊपर चला जाता है और अब सभी को उस डिब्बे को ढूंढना था। ऐसे 10 डिब्बे हैं, मतलब सिर्फ 10 लोग ही क्वालिफाई करेंगे। एक खिलाड़ी डिब्बे को उठा लेता है जिससे कि उसमें उल्टी गिनती चालू हो जाती है, मतलब कि वो डिब्बा असल में एक बम भी है, लेकिन जल्दी के चक्कर में वह ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां जाना मना था। उसे तुरंत मार दिया जाता है। काला कोट वाला आदमी डिब्बा उठाता है और भागता है। वो डिब्बा एक औरत को पकड़ा देता है, लेकिन एक लड़का डब्बा छीन लेता है और वो डिब्बा फट जाता है।
जिससे कोई क्वालिफाई नहीं हो पाता। सेकेंड राउंड शुरू होता है, यानी दूसरा डिब्बा निकालते ही लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। एक लड़की शियोन उस डिब्बे नीचे आरिसू को देने वाली होती है, लेकिन तभी दूसरी टीम का एक लड़का आरिसू को धक्का दे देता है डिब्बे को पकड़ने के लिए, लेकिन डिब्बा गिरते ही ब्लास्ट हो जाता है और सेकंड राउंड भी खत्म। यहाँ पता चलता है कि डिब्बे को जोर से झटका लगने से वो फट जाते हैं। तीसरे राउंड में तीसरे डिब्बे की बारी आती है। आखिर में आरित्सु की टीम की एक औरत डिब्बे को सही जगह रखकर पैर से दबा देती है और ये राउंड क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ बिंगो टावर वाले खेल में जब खिलाड़ी टावर चढ़ रहे होते हैं तो उन पर भारी चीजें गिराई जाती है, जिससे कि कुछ खिलाड़ी गिरकर मर जाते हैं। उसागी एक डरी हुई खिलाड़ी हिमारी की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी कोई उन पर चीजें गिराने लगता है, जिससे कि हिमारी गिरकर लटक जाती है। उसागी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में हिमारी गिरकर मर जाती है। इधर डिब्बे वाले खेल में शियोन डिब्बे को लेकर भागती है, लेकिन लिफ्ट पर एक लड़का उसे डिब्बा छीनने की कोशिश करता है और हाथ से डिब्बा गिर जाता है और डिब्बा वही फट जाता है, जिससे शियोन मर जाती है। टीम के सदस्य काफी भावुक हो जाते हैं। टावर वाले खेल में उसागी जैसे ही एक बजर दबाती है, फिर ऊपर से भारी चीजें गिरने लगती है, जिससे कुछ खिलाड़ी बेकाबू होकर नीचे गिर जाते हैं। उसागी भी अपनी जगह से फिसल जाती है, लेकिन मात्सुयामा उसे बचा लेता है। इधर डिब्बे वाले खेल में पांचवा राउंड शुरू होता है। री डिब्बे को पैर से दबाकर राउंड क्लियर कर लेती है। अगला राउंड नशेड़ी आदमी टेट्सु क्लियर कर लेता है। सातवें राउंड में नोबू राउंड क्लियर कर लेता है। अगले राउंड में आरिजू की टीम की एक लड़की डिब्बे को लेकर खेल क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी उसे पकड़ लेते हैं और डिब्बा वही फट जाता है और वो लड़की मर जाती है। अब सिर्फ 2 डब्बे बचे हुए थे। टावर वाले खेल में वह लड़का जो ट्रेन के बारे में सब कुछ जानता था, वो भी गिरकर मर जाता है। आरिजू खेल क्लियर करने वाला होता है और काजुआ बाकी खिलाड़ियों को रोक कर रखता है और उसकी मदद से आखिरकार आरिजू खेल क्लियर कर लेता है। काजुआ आरिजू से कहता है, मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर, फिक्र मत करो, मैं अगले राउंड में जीत जाऊंगा। आखिरी राउंड शुरू होता है। आरिजू और उसकी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी खेल क्लियर कर चुके थे। काजुआ किसी तरह सभी को धक्का देकर डिब्बा उठा लेता है, मगर आखिरी समय पर लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे जमकर पीटते हैं। एक लड़का टूटा हुआ कांच उठाकर उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन फिर भी काजुआ किसी हीरो की तरह खड़ा होता है और सभी लोगों से लड़कर डिब्बे को जगह पर लगाने के लिए जाता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और सारे खिलाड़ी को लेकर वही धमाके में काजुआ मर जाता है। टावर खेल वाले में उसागी टॉप पर चढ़कर बजर दबा देती है, जिससे उनका बिंगो कंप्लीट हो जाता है। मतलब इस खेल में उसागी की टीम जीत गई। खेल खत्म होने के बाद मात्सुयामा क्यूमा से मिलने के लिए जाता है। क्यूमा मात्सुयामा को बताता है कि अगला खेल आखिरी होने वाला है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आरिसु इस दुनिया में ही रहे। मात्सुयामा पूछता है कि एक आदमी के लिए इतना कुछ क्यों? क्यूमा कहता है, क्योंकि आरिसु इस दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट है। मात्सुयामा उसे पूछता है, तुम हो कौन? क्या तुम जोकर हो? क्यूमा हंसने लगता है और उसे कहता है, तुम बस उस बात पर ध्यान दो जो मैंने तुमसे कहा करने के लिए। को मात्सुयामा को बंदूक देता है और कहता है, तुम्हें उसागी को मारना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आरिसु को मजबूरी में इसी दुनिया में रहना पड़ेगा और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मात्सुयामा बंदूक लेकर वहां से चला जाता है। याबा क्यूमा से आकर पूछता है, तुम लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। क्यूमा कहने लगता है कि इस दुनिया में कोई अच्छा खिलाड़ी बचा ही नहीं है। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी हो तभी तो इस दुनिया में जीने का मजा आएगा। याबा कहता है, ये तुमने सही कहा। अगली सुबह आरिसु और बाकी बच्ची टीम शिबुया क्रॉसिंग पर पहुंचती है। वहां उन्हें अगले खेल के बारे में निर्देश दिखता है। उन्हें समझ आता है कि अगला और फाइनल खेल यही होने वाला है। आरिसु जैसे ही सीढ़ी चढ़कर ऊपर आता है, वो देखता है कि वह तो असली दुनिया में आ गया था। आरिसु ही नहीं, उसके टीम के सारे खिलाड़ी असली दुनिया में पहुंच गए थे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये सब तो बस स्क्रीन है। आरिसु स्क्रीन में खुद को देखता है और सारे खिलाड़ी वहां खुद को देखते हैं। सब खुद का पीछा करने लगते हैं। आरिसु और वे लोग एक दरवाजे के अंदर आते हैं। अंदर में बाजार वाला वीडियो स्क्रीन चल रहा होता है। सबके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है और गायब हो जाता है, जैसे वहां दरवाजा था ही नहीं। आरिसु खुद को देखता है तो अपने घर पहुंचता है। दरवाजा बंद होते ही वहां पर एक दरवाजा खुलता है। अंदर जाते ही वो खुद को देखता है जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। ये वो पल था जो अभी तक आया नहीं था। इतने में वहां पर उसागी भी आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। आरिसु कहता है, हमें वापस घर जाना चाहिए। बाकी भी खिलाड़ी दोनों को देखकर खुश होते हैं कि आखिरकार उसकी खोई हुई पत्नी मिल गई।
फिर वह मात्सुयामा और उसकी टीम के बाकी लोग भी आते हैं और आरिज़ु मात्सुयामा को देखकर भड़क उठता है और उसे पिटने लगता है, क्योंकि वही उसागी को यहाँ लेकर आया था। उसागी आरिज़ु को रोकती है, उसे कहती है इसी की वजह से अभी तक मैं जिंदा हूँ, इसने मेरी जान बचाई, तभी तो मैं तुमसे मिल पा रही हूँ। सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा होने के बाद वहां पर बड़ी स्क्रीन में बताया जाता है कि अब खेल शुरू होगा। 10 प्रतिभागी पहुंच चुके हैं, लेकिन सब सोचते हैं यहाँ तो सिर्फ 9 लोग हैं, 10वां कौन है। आरिज़ु सोचता है ये लोग बच्चे के बारे में बोल रहे हैं जो उसागी के पेट में है। उसागी हैरान हो जाती है ये सुनकर कि वो गर्भवती है। खेल शुरू होने वाला था, इसलिए सभी से कहा जाता है अपने अपने कलाई बैंड और कॉलर पहन लेने के लिए। खेल का नाम होता है पॉसिबल फ्यूचर्स। इसके बाद खेल के नियम बताए जाते हैं। बताया जाता है कि जहाँ पर 25 कमरे हैं जिन्हें A1 A2 करके नाम दिया गया है, सभी खिलाड़ी पासा मतलब कि डाइस फेंकेंगे, जितनी संख्या आएगी उसी हिसाब से उन्हें कमरे में जाना होगा और ऐसे ही करते रहना होगा जब तक कि उन्हें एग्जिट दरवाजा ना मिल जाए। खेल में सिर्फ 15 राउंड्स होंगे। अगर कोई पासा फेंकने के बाद उस कमरे में नहीं जा पाता तो उसे उसी कमरे में रहना होगा। अगर वो खिलाड़ी दूसरे कमरे में जाना चाहता है तो दूसरे खिलाड़ियों को उसके आसपास वाले कमरे में आना होगा, यानी मदद करनी होगी। सभी खिलाड़ियों को 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। दरवाजे की गुजरने के लिए खिलाड़ियों को कलाई बैंड दरवाजे से लगाना होगा, जिनका उनका एक पॉइंट कटेगा। जिस कमरे से खिलाड़ी आए हैं उनमें दोबारा जाने के लिए उन्हें थोड़ा रुकना होगा और अगली बारी का इंतजार करना होगा। जब खिलाड़ी कमरे में रुकेगा तो उसका एक पॉइंट कटेगा। पॉइंट 0 होने पर खिलाड़ी का खेल खत्म हो जाएगा। जिन दीवारों से खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे वही दीवारें उन सबका भविष्य भी दिखाएगी, और जो भविष्य वे चुनेंगे वही भविष्य असल में होगा जब वे लोग यहाँ से निकलेंगे। खेल शुरू करने से पहले आरिज़ु नए खिलाड़ी से खुद को परिचित कराता है और उनका भी नाम पूछता है। वे दोनों असल में भाई बहन होते हैं। खेल शुरू होता है और उनके सामने 4 डाइस आते हैं और 4 दरवाजे। पासे के रंग दरवाजे से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट राउंड शुरू होता है। पासा फेंकने पर दरवाजे पर लिखा हुआ नंबर नजर आता है। फिर उन्हें वहां पर सभी खिलाड़ियों के भविष्य नजर आने लगते हैं। अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ से निकलकर वे लोग कितने खुशहाल रहेंगे, मगर दूसरी तरफ उनकी हालत बहुत बुरी दिखाई जाती है। आरिज़ु को समझ आता है कि वे लोग 2 अलग अलग कमरे में जाएंगे और फिर वापस एक कमरे में मिलेंगे। सभी लोग योजना के लिए तैयार थे, लेकिन मात्सुयामा सभी से कहता है कि तुम लोग आरिज़ु पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करते। री उसे जवाब देती है कि तुम चाहो तो दूसरे कमरे में जा सकते हो। दरवाजा खोलने के लिए आरिज़ु का एक पॉइंट कट जाता है और वह सभी से कहता है याद रखना हमें रूम D2 में मिलना है। अगले रूम में पहुंचने के बाद फिर से एक पॉइंट कटने वाला था तो उसागी अपना एक पॉइंट यूज कर लेती है। पासा फेंकने के बाद सभी लोग वहां से अपना भविष्य देखने लगते हैं। नशेड़ी आदमी टेत्सु देखता है कि वह तो आर्किटेक्ट बन गया है, मगर वो भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। नोबू भी अपना भविष्य देखता है और सोचता है क्या ये सच में हुआ। आरिज़ु और उसागी रूम D2 में चले जाते हैं। री D2 में जाने लगती है और दोनों भाई बहन E3 में जाने का सोचते हैं। जिस रूम के बाहर उनका भविष्य खुशहाल नजर आता है वही वे जाने का सोचते हैं। री आरिज़ु और उसागी से मिलती है। पासा फेंकने के बाद वे लोग देखते हैं कि D1 रूम में 2 खिलाड़ी जा सकते हैं और E2 में सिर्फ 1 खिलाड़ी। उसागी के बच्चे को लेकर वहां 4 लोग हैं, इसीलिए री फैसला करती है कि वह यही रुकेगी। आरिज़ु और बाकी खिलाड़ी कलाई बैंड के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और योजना चर्चा करते हैं कि उन्हें किस तरह और कौन से कमरे में आगे बढ़ना है। लेकिन मात्सुयामा सामने खड़े लोगों को समझाने लगता है कि एक इंसान की बात सुनकर खुद के भविष्य को खतरे में मत डालो, अपने अपने बारे में भी सोचो। सिर्फ यहाँ से निकलना ही काफी नहीं है, अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। सभी लोग वहां पर अपना अपना भविष्य देखने लगते हैं। एक तरफ अच्छा था, दूसरी तरफ बुरा। ये सब देखकर सभी लोग एक मौका लेने के लिए मान जाते हैं। यहाँ दोनों भाई बहन अपने भविष्य को देख रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक नजर आता है जब दोनों भाई बहन अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए निकले हुए थे। यूना डैम देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और दर्दनाक दुर्घटना में उनके मम्मी पापा नहीं बच पाते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। री जिस कमरे में कैद होती है वहां जोर जोर से आवाजें होने लगती है। नशेड़ी आदमी और नोबू जिस कमरे में पहुंचते हैं, पासा फेंकने के बाद वे लोग देखते हैं कि जिस दरवाजे से सिर्फ 1 लोग निकल सकते हैं वहां पर नोबू का भविष्य बहुत अच्छा था। लेकिन नशेड़ी आदमी कहता है हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। आरिज़ु दोनों भाई बहन के संपर्क
करके कहता है अगले कमरे में आकर मिलने के लिए। लेकिन भाई अपनी बहन से कहता है उसे छोड़ो, वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, हमें अपने भविष्य को देखना है, हमें दूसरे दरवाजे E5 की तरफ जाना होगा। नोबू दूसरे दरवाजे में देखता है, वहाँ उसका भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो डर के मारे कह देता है मुझे माफ करना, मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ। अभी भी कमरे में फंसी हुई थी और उसे समझ आ गया कि सभी लोग अपने अपने भविष्य चुन रहे हैं और उससे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। नशेड़ी आदमी टेत्सु अपने दोनों भविष्य देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही वह आखिरकार नशेड़ी बन गया था। दूसरी तरफ नोबू अपने अच्छे भविष्य के पीछे आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ को बाद में ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। री वाला कमरा आखिरकार अनलॉक हो जाता है, जिससे वो आरिसु को थैंक यू कहती है। सबके पॉइंट्स अब ज्यादा कट रहे थे, जिससे दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अगर 0 पॉइंट हो गया तो खिलाड़ी का खेल खत्म। नशेड़ी आदमी टेत्सु वहां पर अपनी पसंदीदा औरत आयुकी को देखने लगता है और फिर अचानक गिर जाता है। उसे ड्रग्स की तलब हो रही थी, जिससे वो सहन नहीं कर पा रहा था। यूकी उसके सामने आ जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है और वो उसे A3 में लेकर चली जाती है और वहां जाते ही टेत्सु के पॉइंट्स माइनस होकर 0 हो जाते हैं, मतलब खेल खत्म। वहां अपना भविष्य देखकर मुस्कुरा रहा होता है, तभी उसका कॉलर फट जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। नोबू कमरे में बैठकर काफी रो रहा था, क्योंकि सभी लोग उसे परेशान करते थे। उसकी माँ कमरे में आती है, पूछती है तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। लेकिन नोबू अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और कहता है कि यहाँ से जाने के लिए उसकी माँ उसे समझाती है जो भी हो जाए बस अच्छी जिंदगी जीना। इसलिए वो खड़ा होता है, पासा फेंकता है और फिर उसे वहाँ 2 तरह के भविष्य दिखाई देते हैं। वो रूम B1 के में चला जाता है टेत्सु को ढूंढने के लिए और अब उसके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स बचे हुए हैं। 7वां राउंड शुरू होने वाला था और भाई बहन एकदम बीच वाले कमरे में ही फंसे हुए थे। भाई के पास अब तो ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं बचे थे और री को ऐसा लगता है कि अगर A1 रूम से वे लोग बाहर नहीं निकल सकते तो उन्हें A5 की या फिर E5 रूम में जाना होगा, शायद वही एग्जिट हो सकता है। मात्सुयामा अपनी शोध के बहाने उसागी से मिलता है और वह उसे पसंद भी करने लगता है। एक भविष्यवाणी में वह उसागी को गोली मार देता है और खुद को भी खत्म कर लेता है। ये करने के लिए उसे क्यूमा ने कहा था। तभी उसे याद आता है कि क्यूमा ने वादा किया था अगर मात्सुयामा उसागी को मार देगा तो मात्सुयामा को वह हर चीज मिलेगी जो वो ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया था। भाई बहन अब अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। नोबू वाले कमरे में उसागी और साची को पहुंचते हैं। वो लोग टेत्सु से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। इधर भाई बहन एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूना की तरफ से दरवाजे पर 0 लिखा हुआ था, मतलब वह अब अपने भाई की तरफ नहीं जा सकती। इधर उस भाई का पॉइंट 0 हो जाता है। मरने से पहले वो खुद को एक चर्च में देखता है जहाँ उसकी बहन की शादी होनी थी। आयुना अपने भाई को पुकारती है और वह अपनी बहन से कहता है कि मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, मगर तुम घबराओ मत, तुम अपनी जिंदगी जीनी है और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। जिसके बाद उसका कॉलर फट जाता है और वह भी मर जाता है और यूना फुट कर रोने लगती है। आरिसु सोचता है कि अब उन्हें A5 की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए। यूना बहुत ज्यादा रो रही थी। सब उसे बहुत समझाते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। आरिसु जैसे ही दूसरे कमरे में जाने वाला था, उसी कमरे में सातो मतलब यूना का भाई मरा हुआ था और उसे देखकर तुरंत यूना अपने भाई को देखने के लिए पहुंच जाती है और री उसी कमरे में फंस जाती है। आरिसु सोचने लगता है कि आखिर वो क्या योजना बनाए ताकि सब लोग वहां से निकल सके। तभी उसे वहां एक और भविष्यवाणी दिखती है कि वह खुद उसागी को मार डालेगा। आखिर में वह खुद भी मर जाएगा। उसागी के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे, इसीलिए आरिसु से कहता है A3 वाले रूम में जाने के लिए, क्योंकि वहां ज्यादा पॉइंट्स कटेंगे। साचिको को यहाँ रुकने के लिए मान जाती है और सभी से कहती है तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ, किसी को तो यहाँ रुकना पड़ेगा, सब लोग यहाँ से नहीं जा सकते। मात्सुयामा आरिसु वाले कमरे में चला जाता है। उसागी और नोबू अलग अलग दूसरे कमरे में जाते हैं। उसागी जिस कमरे में गई होती है टेत्सु की बॉडी वही होती है। उस रूम में रहने के लिए 8 पॉइंट्स कटेंगे, तो उसागी अपने बच्चे का पॉइंट इस्तेमाल करती है। अब ज्यादातर सभी लोग अलग अलग कमरों में आ गए थे। तब उनकी योजना फिर से बनती है कि साची को वापस लाना होगा। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब करना क्या है।
क्योंकि किसी को नहीं पता अगले रूम में रुकने के लिए कितने पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। आरिसु घबराने लगता है क्योंकि अब सभी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। फिर वो अपने दोस्तों को याद करता है और उसागी उसे कहती है बचने का रास्ता हमेशा होता है। तभी उसे याद आता है कि टेत्सु ने अपना कलाई बैंड निकाल दिया था। हिमात्सु यामा को ये योजना काफी जोखिम भरी लगती है और आरिसु याद करता है कि जब री कमरे से बाहर गई थी तो उसके पॉइंट्स नहीं कटे थे जब उसका हाथ बाहर था। उसागी कहती है इसका मतलब अगर मेरा कलाई बैंड A3 में रहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। आरिसु कहता है कि तुम हाथ बढ़ाकर बच्चे का कलाई बैंड ले लेना। मात्सुयामा कहता है ऐसा करने से भी पॉइंट कम पड़ जाएंगे। आरिसु यूना की तरफ देखता है जिसके पास अभी भी 11 पॉइंट्स थे। वो उससे कहता है सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, प्लीज हमारी मदद करो। उसागी बच्चे के लिए कलाई बैंड को दूसरे कमरे के दरवाजे के पास रख लेती है, लेकिन दरवाजा बंद होते ही कलाई बैंड थोड़ा और पीछे चला जाता है। जिसके बाद होता यह है कि साची कोको वाला कमरा दोबारा से अनलॉक हो जाता है। बच्चे की कलाई बैंड में अब सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हैं। नोबू री वाले कमरे में आता है और अब 12वां राउंड शुरू होता है। साची को आरिसु वाले कमरे तक पहुंच जाती है और अब उसागी को बच्चे वाला कलाई बैंड वापस लाना था। दरवाजा खुलते ही वो देखती है कि बैंड बहुत दूर गिरा हुआ था और दरवाजा 10 सेकंड में बंद हो जाएगा। वो किसी तरह अपने पैर से बैंड को वापस लेती है और यूना तुरंत कमरे में घुसकर अपने 8 पॉइंट्स गवा देती है। तभी उसागी की नजर जाती है आरिसु की कमरे में चल रही भविष्यवाणी पर, जिसमें वे दोनों मर जाते हैं। उसागी ये देखकर खो जाती है। आरिसु तुरंत भागकर उसे वापस कमरे में ले आता है। तब तक मात्सुयामा अपनी व्हीलचेयर से दरवाजे को खुला रखता है और टीम वर्क करके आखिरकार सभी लोग एक कमरे में आ जाते हैं। फिलहाल री और नोबू अभी भी दूसरे कमरे में हैं। तभी घोषणा होता है कि सभी को इस कमरे में रुकना होगा, शायद यही आखिरी कमरा है। आरिसु मात्सुयामा को मदद के लिए थैंक यू कहता है और अब राउंड नंबर 14 शुरू होता है। उन्हें A5 रूम में जाना था। भले ही ऊपर भविष्यवाणी में उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई देती है। A5 रूम में सभी लोग आखिरकार पहुंच जाते हैं और यही एग्जिट रूम होता है। उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा भी दिख जाता है। सभी के हाथ से अपने आप कलाई बैंड और गले से कॉलर निकल आता है, लेकिन तभी उन्हें फिर से डाइस फेंकने के लिए कहा जाता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। आरिसु कहता है कि ये पासा वो फेंकेगा। 7 नंबर सामने आता है और दरवाजा खुलता है और कहा जाता है कि 3 मिनट के अंदर 7 लोगों को बाहर जाना होगा और वहां पर 7 लोग ही थे, मतलब कि अंदर किसी एक को रहना होगा। आरिसु उसागी से कहता है कि अब तुम सबको संभालो, मैं यही रहूंगा। अब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। उसागी फिर से आरिसु को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा था। आरिसु मात्सुयामा से वादा करने को बोलता है कि वह उसागी का ख्याल रखेगा। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और अंदर कमरे में अंधेरा हो जाता है। फिर वह स्क्रीन में आरिसु सभी खिलाड़ियों को देखता है। उसागी रो रही होती है। मात्सुयामा क्यूमा की बात याद करता है, उसे मार दो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए वो अपनी बंदूक निकालने ही वाला था और आरिसु ये देखकर घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, मगर शुक्र है कुछ समय के बाद मात्सुयामा अपना बंदूक नीचे कर लेता है और तभी आवाज आरिसु को बताती है कि कांग्रेचुलेशंस, अंदर जो खिलाड़ी बचा हुआ है उसने बाहर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर जो इंसानियत दिखाई है उसका भी एक भविष्य होगा। जो खिलाड़ी यहाँ रुका हुआ है उसका खेल खत्म। तभी स्क्रीन पर जोकर कार्ड आता है और वह पूरी जगह हिलने लगती है। आरिसु देखता है कि बाहर तो तबाही मच जाती है, इमारतें गिरने लगते हैं और बाहर सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। आरिसु स्क्रीन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रूम व्हाइट हो जाता है और वहां पर क्यूमा आकर कहता है कि तुमने खेल को काफी अच्छे से खेला, इसलिए तुम्हें यहाँ का नागरिक बनने का मौका मिलता है। आरिसु कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्यूमा कहता है तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी मर जाएगी, तो क्यों ना तुम यहाँ के नागरिक बन जाओ। आरिसु उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बस एक स्क्रीन था। जब अंधेरा होता है तो आरिसु उसी तरफ दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलकर वह अपनी टीम के सभी लोगों को बताता है, लेकिन उसागी बहुत दूर फंसी हुई थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। उसे बचाने के लिए आरिसु पानी में कूद जाता है। अन को देखते हैं जो कि आरिसु को वापस होश में लाने का इंतजार कर रही थी। आरिसु पानी में तैरते तैरते डूबने लगता है। क्यूमा आरिसु को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि अन उसे देख पा रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि
ये तो असंभव है। अन उसकी तरफ बढ़ती है उसे धक्का देने के लिए और फिर आरिसु से चिल्ला कर कहती है उसागी को तुम्हें जिंदा बचाना ही होगा। अन की आवाज सुनकर आरिसु होश में आता है और पानी से बाहर निकलता है। उसके सामने क्यूमा खड़ा था जो अपनी बंदूक निकाल लेता है और पूछता है तुम्हारा क्या फैसला है। आरिसु कहता है 1000 बार पूछ लो फिर भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था लेजर से क्यूमा वही मर जाता है। इसके बाद वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और आते ही वहां सब कुछ थम जाता है और आरिसु कहता है तो तुम हो जोकर। वो आदमी कहता है यही तो जानना है मुझे कि जोकर है कौन, क्या वो मैं हूं या भगवान है। तुम्हारे साथ एक आखिरी खेल खेलना है। वो सामने मेज पर 2 पत्ते रखता है और कहता है तुम जो चुनोगे उसी पर तुम्हारा भाग्य निर्भर करता है। अगर तुम जोकर चुनते हो तो तुम्हारा भाग्य मैं तय करूंगा। आरिसु जोकर कार्ड चुनता है लेकिन असल में वह दोनों कार्ड जोकर कार्ड होते हैं। वो आदमी फिर बताने लगता है कैसे यह जोकर कार्ड जीवन और मृत्यु के अंतर को भरता है और ये जोकर कोई इंसान नहीं है, ये तो बस एक पत्ता है। भले ही ये सहयोग है लेकिन अब तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। वो आदमी उसे वहां पर भंवर मतलब एक चक्कर दिखाता है, कहता है कि इसमें अगर तुम गए तो तुम मर जाओगे लेकिन यहाँ तुम्हें जिंदगी मिलेगी। यहाँ उतार चढ़ाव है लेकिन यही तुम्हें अंत तक पहुंचाती है। तो बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। असली दुनिया में लोग भी गए तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वहां मिलेगा। आरिसु पूछता है तुम ये सब क्यों कह रहे हो और क्यों कर रहे हो, कौन हो तुम। वो आदमी कहता है मैं तो बस एक वॉचमैन हूँ, मैं तो बस इस जीवन और मृत्यु के बीच की जगह की रखवाली करता हूँ। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ ताकि मुझे मौत का रास्ता ना चुनना पड़े। और आरिसु से पूछता है कि तुम खुद डरते हो और तुम मुझे रास्ता चुनने को बोल रहे हो। वह आदमी कहता है मैं बस सुनना चाहता हूँ कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे क्योंकि तुमने कई बार मौत को सामने से देखा है। यहाँ पर और भी कई लोग आने वाले हैं। फिर वह जोर से आवाज करता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। आरिसु बस अपनी उसागी को वापस अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। वह उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हारे जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। मात्सुयामा उसागी को लेकर भंवर में जाने वाला था और आरिसु चिल्लाकर कहता है रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मात्सुयामा उसागी को अपने साथ मौत की दुनिया में लेकर जाना चाहता था लेकिन आरिसु के प्यार को देखकर उसे रहा नहीं जाता और वह उसागी को आरिसु को सौंप देता है और खुद भंवर में चला जाता है, मतलब मौत की दुनिया में। उसागी जैसे ही चट्टान मतलब कि पत्थर पर चढ़ रही होती है उसे फिर से अपने पापा नजर आते हैं। उसागी अपने पापा को गले लगाती है और उसके पापा कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिताई है, मेरी चाहत है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। इससे उसागी को हिम्मत मिलती है और वो आरिसु को लेकर ऊपर चढ़ती है और रोशनी की तरफ बढ़ती है। इधर असली दुनिया में अन देखती है कि आरिसु को होश आ गया था। अन कहती है तुम बस 2 मिनट में वापस आ गए। आरिसु उसागी को ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन निकलने से पहले वह अन को थैंक यू कहता है। आरिसु भागते हुए अस्पताल पहुंचता है और देखता है कि उसागी ठीक है। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। आरिसु भी मुस्कुराता है और राहत की सांस लेता है लेकिन मात्सुयामा मर चुका था क्योंकि उसने तो मौत की दुनिया को अपना लिया था। खैर अब कुछ समय के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। आरिसु और उसागी अपने बच्चे के आने की योजना कर रहे होते हैं और बच्चे के लिए नाम सोच रहे होते हैं। दोनों कुछ तय नहीं कर पाते। तभी आरिसु अपने काम के लिए निकल जाता है और उसागी कहती है कि आज रात नाम तय करेंगे। शिबुया क्रॉसिंग में हम नोबु को देखते हैं जो अपनी मम्मी के साथ होता है और वह आज ग्रेजुएट हो चुका था। यूना अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, साची को अपने बेटे के साथ होती है, उसे समझा रही होती है कि थोड़ा जिम्मेदार बनो, अगले साल तुम कॉलेज में जाने वाले हो। री अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि उसे एक नए प्रोजेक्ट में काम मिल गया। इधर आरिसु काउंसलिंग सेंटर आता है जहां वो काम करता है और आज की मरीज होती है क्वीना। आरिसु उसे थेरेपी दे रहा था। क्वीना बताती है कि वह अपने पापा के दोस्तों में कराटे सीखती है। वहाँ अगुनी भी आता है और वह ये भी सोचता है कि आखिर वह जिंदा क्यों है, मगर आखिरकार उसे मकसद मिल गया है और वह हैटर की हैट शॉप चलाता है। अकाने अब इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। अनिरागी को भी जिंदा जीने का एक मकसद मिल गया है क्योंकि वह अब एक बाप बन चुका है। चिसिया भी कहती है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो जीना तो पड़ता ही है और वो आरिसु से सवाल करती है कि
तुम्हें किस पल ऐसा लगता है कि तुम सच में जिंदगी जी रहे हो? आरिसू कहता है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं फिलहाल अपने बच्चे के लिए नाम सोच रहा हूँ। कुछ समय के बाद भूकंप के झटके महसूस होते हैं। समाचार चलाने पर पता चलता है कि भूकंप का केंद्र ची के करीब 61 किमी की गहराई पर था। इससे सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है, पर बताया जाता है कि ऐसे ही भूकंप के झटके दुनिया भर में कई जगह पर देखने को मिले। अब बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह कहानी जाती है लॉस एंजलिस, जहां एक रेस्टोरेंट में हम दो लोगों को देखते हैं जो मेज पर बैठते हैं और एक वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है और उसी का नाम एलिस होता है। आखिर में जैसा वॉचमैन ने कहा था, उस दुनिया में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। शायद दुनिया भर में जो भूकंप के झटके आ रहे हैं वो इसी का संकेत है। बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह एलाइस इन बॉर्डरलैंड भी शायद अब अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सीजन 3 तो यही एंड होता है, लेकिन आने वाले सीजन के लिए कई सारी संभावनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।